फिजिक्स का अगला चैप्टर लेते हैं। और अगला चैप्टर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी विद्युत। इसमें सबसे पहले हम ये जान लेते हैं चालक, अचालक और अर्धचालक क्या होते हैं। इसके बाद इसमें डिटेल करेंगे। तो पहले चालक के बारे में जानते हैं। चालक, इनको कंडक्टर भी कह सकते हैं। जैसे चालक में हमने बात की थी ऊष्मा के अंदर, वहां ऊष्मा रन कर रही थी, यहां पर इलेक्ट्रॉन रन करेंगे। बस इतना अंतर है दोनों में। वहां ऊष्मा रन कर रही थी, यहां पर इलेक्ट्रॉन रन करेंगे। करंट, विद्युत धारा रन करेगी। अगर करंट किसी भी पदार्थ में बहुत ही आसानी से गुजर जाती है, आसानी से रन कर जाती है, तो हम कहेंगे कि वो चालक है। ये ऐसा किस लिए होगा? ये जो रन करेगी वो किस कारण से करेगी? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। अगर किसी भी पदार्थ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो वह आसानी से धारा का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगी, धारा उसमें पास हो जाएगी। ऐसा हमें कहां कहां देखने को मिलता है? सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं उन सब में करंट पास हो जाती है, सिर्फ एक को छोड़ करके। वो एक कौन सी है? एक है लेड। लेड कह लीजिए, इसको पीबी सीसा कह लीजिए। केवल एक अपवाद है, इसको छोड़ करके सभी धातुओं में करंट पास हो जाती है। केवल एक धातु है जिसमें करंट पास नहीं होती है, वो हो गई लेड। इसके अलावा जितने भी अम्ल और क्षार हैं, इनमें भी करंट पास हो जाती है। अम्ल, कोई भी अम्ल क्यों ना हो, चाहे नमक का तेजाब हो, चाहे गंधक का तेजाब हो, या कोई और तेजाब हो, क्षार चाहे जितने भी हो, उनमें सब में करंट पास हो जाती है। लवण में करंट पास हो जाती है। साल्ट, लवण मीन साल्ट, चाहे वो नमक हो, नौसादर हो, इनके सबके जलीय घोल में करंट पास हो जाती है। मानव शरीर भी चालक है, मानव शरीर में भी करंट पास हो जाती है। मानव शरीर में करंट पास होने का कारण है इसमें लोहे के आयन। हमारे ब्लड में लोहे के आयन होते हैं, इसलिए करंट पास हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि करंट पास होने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इनके कारण ही किसी भी पदार्थ में करंट पास होती है। अब क्या फर्क पड़ेगा करंट पास होने पर? करंट पास होने को हम चालकता कह सकते हैं, इसको चालकता कह सकते हैं। और करंट पास नहीं हो रही है, जो अवरोध आ रहा है, उसको प्रतिरोध कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ताप बढ़ा दें तो ताप बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा? किसी भी चालक पर ताप बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है? अगर हमने ताप बढ़ा दिया तो उसमें प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने से प्रतिरोध और बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि कण पास पास होते हैं सामान्य रूप से। जब हम गर्म करते हैं तो ये कण और ज़्यादा इधर उधर को गति करने लगते हैं। इधर उधर को गति करने से ये आपस में और ज़्यादा टकराने लगते हैं। टकराने की वजह से इनमें जो इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं, उनकी
स्पीड कम हो जाती है। तो ताप बढ़ाने से प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। कह सकते हैं कि चालकता कम हो जाती है, चालकता कम हो जाती है। जो रन होने की जो कैपेसिटी है वो चालकता होगी, जो रुकावट है वो प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध तो बढ़ जाता है लेकिन चालकता घट जाती है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ताप बढ़ाने से। जब ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ रहा है तो ताप घटाने से भी प्रतिरोध घटेगा। अगर हम ताप को कम कर दें तो आर प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। लेकिन और कम कर दें, और कम कर दें मीन्स परम शून्य ताप पर ले जाए। एक परम शून्य ताप की स्थिति होगी। अगर हम परम शून्य ताप पर ले जाएं तो क्या स्थिति होगी? अगर परम शून्य पर ले गए, परम शून्य ताप का मतलब -273, पूरा पूरा कहेंगे तो -273.16 डिग्री केल्विन या सेल्सियस, सेल्सियस, या इसको कह सकते हैं 0 डिग्री केल्विन। अगर इस पर ले गए तो प्रतिरोध पूरी तरह से 0 हो जाएगा। नोट, ये स्पेशल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर परम शून्य ताप पर किसी चालक को ले गए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। तो इसी आधार पर कुछ चालक ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे, उनके अंदर करंट पास होती है, उनको कहेंगे सुपर कंडक्टर। इस स्थिति को सुपर कंडक्टर कह देते हैं। तो यहीं पर लिख लेते हैं सुपर कंडक्टर। यानी ताप घटाएंगे तो सुपर कंडक्टर की पोजीशन में पहुंचेगा कोई भी चालक। तो ताप घटाने पर अब हर एक का अलग अलग होगा। ये तो अति, इसको अति चालकता भी कहेंगे, अति चालकता। अति चालकता की स्थिति में पहुंच जाएगा। क्या होगा? परम शून्य ताप, या आप ये कह दीजिए अत्यंत कम ताप पर, इससे नीचे कोई ताप होता ही नहीं है। अत्यंत कम ताप मीन्स इससे कम नीचे ताप होता ही नहीं है, वो परम शून्य ताप ही होता है। और कम ताप होने का मतलब स्पीड कम होते जाना, कणों की स्पीड लगातार कम होती जाती है, उनकी एनर्जी भी कम होती जाती है। एनर्जी जहां शून्य हो जाती है वो परम शून्य ताप हो गया। तो अत्यंत निम्न ताप पर जाकर के R 0 हो जाता है। और इस स्थिति में वो चालक है वो अनुचुंबकीय हो जाता है, प्रतिचुंबकीय हो जाता है, क्या हो जाएगा, या लोह चुंबकीय हो जाता है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो वो चुंबक की तरफ को खींचेगा, ये चुंबक से दूर हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती है चुंबक के पास बड़ी तेजी से भागती है, आकर्षित होती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हल्के हल्के जाती है, बहुत हल्के जाती है, कुछ और उल्टी प्रतिकर्षित हो जाती है। तो अनुचुंबकीय होता है या प्रतिचुंबकीय होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, ये पूर्णतया प्रतिचुंबकीय हो जाता है। प्रतिचुंबकीय यानी चुंबक से दूर को भागेगा। ये चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, चुंबक के पास रखेंगे तो ये चुंबक से दूर को भागेगा। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? एक आध एग्जाम्पल दे देते हैं। पारे के साथ, पारे को अगर हम बहुत कम ताप पर ले जाएं, यानी 4.2 केल्विन पर अगर हम ले जाएं, इस ताप को हम -268.8 डिग्री कह सकते हैं। अगर इस ताप पर अगर हम ले गए तो ये पूर्ण अति चालक बन जाएगा। ये पारा अति चालक बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है पारा। तो सुपर कंडक्टर ये कंडक्टर की अगली पोजीशन है ठंडा करने पर, परम शून्य ताप की तरफ को ले जाने पर ये और अच्छा चालक बन जाता है। अब बात करेंगे अर्धचालक की।
इनमें तो करंट पास होगी, बहुत अच्छी तरह से चलेगी करंट, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें करंट आसानी से नहीं चलेगी, उन्हें बोलेंगे अर्धचालक। सेमी कंडक्टर। करंट दौड़ेगी तो करंट तो चलेगी, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं चलेगी, उतनी बढ़िया तरीके से नहीं चलेगी, करंट बहुत कम रन करेगी, इनमें करंट बहुत कम रन करेगी। क्यों? इसलिए कम रन करेगी क्योंकि इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण इनमें करंट कम दौड़ती है। इनमें करंट किसके माध्यम से दौड़ती है? करंट दौड़ने का कारण क्या है? तो अभी पीछे जो बात की थी उनमें करंट दौड़ने का कारण था मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसमें जो दौड़ती है करंट किस कारण से दौड़ती है? एक तो इनके अंदर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा एक चीज और होती है, वो होती है होल्स। एक होल्स हम आगे चलकर और पढ़ेंगे उनको डिटेल। एक होल्स और होते हैं। इन दो कारण से इनमें करंट दौड़ती है। कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ होल्स होते हैं, इनकी वजह से कुछ करंट दौड़ जाती है। ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सिलिकॉन, ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन, सिलिका नहीं, सिलिकॉन। कार्बन, जर्मेनियम, सेलेनियम, ये सेमीकंडक्टर हो गए। इनमें ये कहें कि सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है, प्योर सेमीकंडक्टर इनमें से कौन सा है? तो इन दोनों के लिए प्योर सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। ये पूरी तरह से प्योर होते हैं, सेमीकंडक्टर जो पूरी तरह से प्योर है। और सिलिकॉन सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, सामान्यतः यूज होता है, और कह सकते हैं सबसे ज्यादा यूज यही होता है, सिलिकॉन। इसका फॉर्मूला SI होगा, सिलिकॉन। एक सिलिका होता है, एक सिलिका होता है, ये Si2O3 है। ये रेत है, मिट्टी है, इसको रेत या मिट्टी कहेंगे। इसमें और इसमें अंतर हो गया, ये सिलिकॉन है और ये सिलिका है, सिलिका रेत है, ये दोनों में अंतर है। ये कार्बन, जर्मेनियम और सेलेनियम, ये सब अर्धचालक हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल्स के द्वारा इनमें करंट दौड़ती तो है, लेकिन बहुत कम दौड़ती है। अब इन पे तापक का क्या फर्क पड़ेगा? ये कहा जाता है कि अगर सामान्य ताप है तो सामान्य ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन इनके अंदर 0 होते हैं, सामान्य ताप पर। लेकिन जैसे जैसे इनका ताप बढ़ाते हैं या इनमें अशुद्धि बढ़ाते हैं, तो इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से इनमें करंट दौड़ने लगती है। कह सकते हैं कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है, जैसे जैसे ताप बढ़ता है, तो इनका प्रतिरोध कम होने लगता है, मतलब चालकता इनके अंदर बढ़ने लगती है, इनके अंदर करंट और अच्छी दौड़ती है। तो रेडियो ट्रांजिस्टर में यही होता है, जितने ज़्यादा हीट होता है रेडियो ट्रांजिस्टर, उतना बढ़िया काम करता है, क्योंकि इनका प्रतिरोध लगातार कम होता जाता है। तो जब ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घट रहा है, तो फिर तो अगर ताप अगर हम कम कर दें तो क्या होगा?
यानी परम शून्य ताप पर ले जाए तो क्या होगा? जब ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घट रहा है तो ताप घटाने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा और इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, परम शून्य ताप पर अगर हम ले गए 273.16 डिग्री सेल्सियस पर ले गए माइनस में, या 0 डिग्री केल्विन कह सकते हैं, तो क्या होगा? तो जो अर्धचालक है वो अर्धचालक नहीं रहेगा, ये अर्धचालक नहीं रहेगा। अर्धचालक से बताइए चालक बन जाएगा या कुचालक बन जाएगा? प्रतिरोध बहुत बढ़ जाएगा, मतलब प्रतिरोध बढ़ने का मतलब कुचालक हो जाएगा, अचालक हो जाएगा। यह शब्द अचालक बोलेंगे लेकिन उष्मा के मामले में कुचालक बोलते हैं इसे। ये अचालक बन जाएगा। क्लियर हो गया? अगर इनको गर्म करेंगे तो इनका प्रतिरोध घटता है और चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो चालक में और अर्धचालक में उल्टा चलता है ताप बढ़ाने से। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट चलेगी, यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन प्लस कोट ये होल्स की वजह से चलेगी। नेक्स्ट लेते हैं अचालक। इनमें करंट बिल्कुल भी रन नहीं करती, बिल्कुल भी रन नहीं करेगी। क्यों? इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन 0 होने की वजह से इनमें करंट नहीं दौड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं दौड़ेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं काम आएंगे, इंसुलेशन के काम आएंगे। हम करंट से बचना चाह रहे हैं, करंट हमारे से टच ना हो, तो वहां काम आएंगे अचानक। तो देख लीजिए कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हो गए। अवरक, अवरक मीन्स माइका, और माइका का उत्पादन भारत सबसे ज्यादा करता है। शुद्ध आसुत जल, शुद्ध आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर। प्योर अगर आसुत जल है, सबसे प्योर जल कौन सा माना जाता है? वर्षा का जल। तो शुद्ध आसुत जल में भी करंट नहीं दौड़ेगी। रबर, लकड़ी सूखी, गीली लकड़ी में दौड़ जाएगी, सूखी। सिरेमिक ऑक्साइड, ये सिरेमिक ऑक्साइड है, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का ये अचालक होता है, सबसे अच्छा इंसुलेटिंग करता है ये। आजकल जो मदरबोर्ड बनाए जाते हैं, बोर्ड बनाए जाते हैं, जहाँ सर्किट होता है, उस सर्किट में के बीच में यही सिरेमिक ऑक्साइड को भर दिया जाता है, जिससे कि आपस में टच ना हो, करंट एक दूसरे से कनेक्ट ना हो। ये हो गया अचालक। अब हम आवेश की बात करेंगे। चार्ज, आवेश। आवेश एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, Q बराबर NE, Q बराबर NE। N का मतलब यहाँ पर संख्या है और E का मतलब इलेक्ट्रॉन है। एक हम पढ़ेंगे मूल आवेश। मूल आवेश, मूल आवेश का मतलब हुआ कि उससे और छोटा आवेश नहीं हो सकता, वो न्यूनतम आवेश। न्यूनतम आवेश कौन सा होता है? वो न्यूनतम आवेश होता है 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन को न्यूनतम आवेश कहते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ये माइनस में होता है, ये न्यूनतम आवेश है, इससे और नीचे आवेश नहीं हो सकता। तो इसी को हम मूल आवेश कह देते हैं। आवेश का जो प्रभाव होता है, जैसे द्रव का प्रवाह ऊंचे से नीचे को होता है, द्रव का प्रवाह ऊंचे से नीचे को होता है, ऐसे ही ऊष्मा का प्रवाह उच्च से निम्न की ओर को होती है। इसी तरीके से आवेश का जो प्रवाह होता है उच्च विभव से
ऊंचे वोल्टेज से नीचे वोल्टेज तक होता है, निम्न विभव की ओर होता है, और जब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों तरफ के विभव बराबर ना हो जाए, तब तक ये होता ही रहेगा। तो आवेश का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी टोटल जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर जो आवेश है उसको जोड़ लिया जाए तो ये कुल आवेश हो जाएगा। अगर धातुओं को या पदार्थों को आपस में रगड़ें तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होना, आवेशित होना, आवेश आ जाना, तो हम कह सकते हैं रगड़ने पर आवेश का आना। अगर हम रगड़ेंगे तो रगड़ने पर आवेश किस तरह से आएगा। रगड़ने पर उत्पन्न आवेश, किसी भी चीज को आपस में रगड़ेंगे तो जरूर या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वो किसी और को दे देगा, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। जब दो चीजों को आपस में रगड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन को दे देती है और एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है। जो इलेक्ट्रॉन को देती है उस पर पॉजिटिव आवेश आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है उस पर नेगेटिव आवेश आता है। देख लीजिए, जिसने ग्रहण किया है वो ऋणी हो गया, ऋणी हो गया, और जिसने किसी को दिया है मतलब धनी था तभी दिया है उसने। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण नेगेटिव। जब इन पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं कुछ इस तरह से हम रगड़ेंगे, इनका एक क्रम करेंगे तैयार, जैसे इनका क्रम बिल्कुल फिक्स रहेगा। ये इनको अपना कोई तरीका लगा करके इनको याद कर लीजिए। मोम, कांच, कागज, रेशम, मानव शरीर। अब मानव शरीर में मनुष्य के बाल भी कह सकता है, हाथ से रगड़ना हो गया, मानव शरीर के किसी भी अंग से रगड़ सकता है। लकड़ी, धातु में कोई भी धातु हो सकती है, रबर, अंबर, एवोनाइट। क्वेश्चन कहेगा हमसे क्या होगा जब मोम को एवोनाइट की छड़ से रगड़ा जाता है। जब मोम को एवोनाइट की छड़ से रगड़ा जाएगा तो क्या होगा। तो जो ऊपर है उस पर आवेश पॉजिटिव आएगा और जो नीचे है उस पर आवेश नेगेटिव आएगा। अगर मोम से एवोनाइट की छड़ को रगड़ा तो एवोनाइट की छड़ ऋणात्मक हो जाएगी और मोम पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोम से निकल करके एवोनाइट में चले जाएंगे। ये भी कह सकता है कि किधर का भार बढ़ जाएगा, किधर का भार बढ़ जाएगा, तो जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं उसका भार बढ़ जाएगा, एवोनाइट का भार बढ़ जाएगा, इसका घट जाएगा। ये भार को भी कह सकता है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, और इधर भार कम हो जाएगा। कहता है कि कांच को अपने शरीर से रगड़ा जाता है। अब कांच ऊपर है तो कांच पर पॉजिटिव आएगा, अपने शरीर पर नेगेटिव आएगा, क्योंकि कांच ऊपर। रेशम के कपड़े पहने हुए हैं और हमारे शरीर पर वो रेशम के कपड़े लगातार रगड़ खा रहे हैं। देखा भी है कि जाड़ों के दिनों में जब हम कपड़ों को उतारते हैं चिंगारी छूटती है। वो चिंगारी क्यों छूट रही है? पूरे दिन कपड़े पहने रहने से वो रगड़ खाते रहे, रगड़ खाने से उन पर आवेश आ गया। जब समान आवेश आपस में जब आता है, पास पास आता है, तो समान आवेश की स्थिति में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। और जब विपरीत आवेश जब पास पास आता है तो उनके बीच में आकर्षण होता है, यह आकर्षण होगा। तो जैसे ही जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो वहां चिंगारी होती है, चिंगारी होती है,
तो चिंगारी होने की स्थिति में वो जो आवेश है वो विमुक्त हो जाता है, विसर्जित हो जाता है, आपस में चिपकने से विसर्जित हो जाता है। तो वहां यही होता है, मानव शरीर और रेशम को रगड़ेंगे तो रेशम पर पॉजिटिव आएगा, मानव शरीर पर नेगेटिव आएगा। ऐसे रबड़ को लकड़ी से रगड़ा जाता है तो लकड़ी पर पॉजिटिव आएगा, रबड़ पर नेगेटिव आएगा। रबड़ को एबोनाइट से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट पर नेगेटिव आएगा, रबड़ पर पॉजिटिव आएगा। इस सीरीज में जो ऊपर है उस पर पॉजिटिव आएगा, जो नीचे है उस पर नेगेटिव आएगा। बस ये सीरीज याद रखनी है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। कांच को मोम से रगड़ दिया तो कांच पर नेगेटिव आएगा, मोम पर पॉजिटिव आएगा। किसी को किसी से भी रगड़ा जा सकता है। तो ये रगड़ने पर आवेश हो गया, आवेश आएगा, जरूर आएगा। अब बात करते हैं कूलाम के नियम की। कूलाम ने बताया था कि जब दो आवेश पास पास रखे होते हैं, दो आवेश पास पास रखे होते हैं कुछ दूरी पर, अब वो आवेश चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, किसी भी तरीके हो सकते हैं, अगर वो समान है, समान आवेश हैं, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण हो रहा होगा। ये कूलाम ने ही बताया था। अगर ये विपरीत आवेश हैं तो इनमें आकर्षण हो रहा होगा। इनमें आकर्षण हो रहा होगा। अगर ये दो तरह के आवेश हैं अलग अलग टाइप के तो इनमें आकर्षण हो रहा होगा, और अगर समान है तो प्रतिकर्षण हो रहा होगा। ये किस बात पर निर्भर करेगा, ये जो बल है आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, ये बल निर्भर करेगा, एक फॉर्मूला करेंगे, F बराबर Q1, या पहले वैसे ले लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इस फॉर्मूला से हम निकाल देंगे इसे। कभी कभी कैलकुलेशन भी आ जाती है, न्यूमेरिकल आ जाते हैं। किस बात पर निर्भर किया इसने, इनके आवेश पर। आवेश जितना ज्यादा होगा इनके बीच में लगने वाला बल उतना ही ज्यादा होगा। ये आवेश पर निर्भर करेगा। आवेश बढ़ता जाएगा, इनके बीच में लगने वाला बल बढ़ता जाएगा। बीच की दूरी के उल्टा होता है। बीच की दूरी घटेगी तो ये बल बढ़ेगा, बीच की दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा, और बीच की दूरी बढ़ेगी तो बल घट जाएगा, उल्टा चलेगा। जितने करीब आएंगे उतना ही बल बढ़ता चला जाएगा। एक तीसरी चीज पर और निर्भर करता है। तीन चीजों पर निर्भर किया इसने। एक तो इनके आवेश पर निर्भर किया इसने, बीच की दूरी पर निर्भर किया, और तीसरा जो पदार्थ है इसको बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ पर निर्भर करेगा, तीन चीजों पर निर्भर करेगा। ये परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, जो बीच में माध्यम भरा हुआ है। यहां पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये माध्यम का परावैद्युतांक है। कि बीच में क्या भरा है। अब या तो ये एयर होगी, हो सकता है बीच में निर्वात हो, या कोई धातु भरी हो, या कुछ और भरा हो, तो ये परावैद्युत पदार्थ बोले जाते हैं। ये परावैद्युत पदार्थ कोई भी कुचालक होता है, अचालक होता है, जैसे कांच हो सकता है, मोम हो सकता है, कोई भी तेल हो सकता है, या पैराफिन हो सकते हैं। कोई भी अचालक पदार्थ होता है। बीच में कुछ भी भरेंगे तो उसका कोई ना कोई परावैद्युतांक होगा, परावैद्युत मान होगा, कुछ ना कुछ। जैसे कि बीच में अगर हमने एयर भरी है, निर्वात है, तो निर्वात का तो परावैद्युतांक 0 आता है, 0।
तो 0 से भाग लगाएंगे तो इसमें एफ मैक्सिमम आएगा, क्योंकि एफ 0 हमने लगा दिया, अनंत आएगा, यह अनंत हो जाएगा। 0 की जगह अगर हमने निर्वात की जगह धातु भर ली तो धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, और जब यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह अनंत लगाएंगे तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी लगने वाला बल 0 हो जाएगा। अगर हम धातु भर ली, सीधा कह सकते हैं कोई भी चालक भर लिया तो यहाँ पर लगने वाला बल 0 हो जाएगा। और कुछ भरा, जैसे कि वायु भरा, तो वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। जब 1 होगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वायु में नॉर्मल माना जाता है, लेकिन कांच में इसका मान 6 होता है, 6। तो पूछ लेगा कि अगर दो आवेश के बीच में हमने कांच भर दिया तो लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, क्योंकि कांच का परावैद्युतांक 6 होता है, 1/6 हो जाएगा कांच भर दिया तो अलग अलग परावैद्युतांक भरने से इस पर फर्क पड़ेगा। 3 चीजों पर निर्भर करता है। एक तो आवेश पर निर्भर करेगा, ये आवेश चेंज हो जाएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, बल चेंज हो जाएगा, दूरी चेंज हो जाएगी तो भी चेंज हो जाएगी, और परावैद्युतांक पदार्थ अगर चेंज कर दिया तो भी चेंज हो जाएगा। कूलाम का नियम 3 चीजों पर निर्भर करेगा। यहां तक बताइए अगर किसी को कोई समस्या हो रही हो तो कमेंट में लिखिए। अब चलते हैं पृष्ठ घनत्व की तरफ। पृष्ठ घनत्व ये पीछे भी जहां तक हम जाने हुए हैं कि अगर किसी भी पदार्थ को जब हम करंट देते हैं, आवेश देते हैं, तो ये आवेश कहाँ ज्यादा स्टोर होता है? तो ये आवेश ज्यादातर वहां स्टोर होता है, या तो ये कोनों पर होगा या ये गड्ढे में होगा, या तो कॉर्नर्स पर होता है, ये किनारों पर होता है, ये ओभारों पर होता है, ये ओभारों पर भी हो सकता है, ये ओभार है अगर ये ओभारों पर होता है। पृष्ठ घनत्व, तो पृष्ठ घनत्व का मतलब क्या है? एकांक क्षेत्रफल पर प्रेजेंट आवेश, यानी किसी भी पदार्थ को, किसी भी चालक को ले लें तो उसके एक क्षेत्रफल में कितना आवेश है, आवेश की मात्रा। तो एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, ये कहलाता है पृष्ठ घनत्व। अब पृष्ठ घनत्व किस बात पर निर्भर करेगा? किसी का पृष्ठ घनत्व ज्यादा कब होगा, बढ़ेगा कब पृष्ठ घनत्व? पृष्ठ घनत्व जब बढ़ जाएगा जब उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। जितना क्षेत्रफल कम होगा, यानी क्षेत्रफल कम कब होगा? जैसे कि नुकीला है तो क्षेत्रफल कम होगा, गड्ढा है, ओभार है तो क्षेत्रफल कम होगा। तो जितना क्षेत्रफल कम होगा, जैसे गोले में कर दिया, गोले के रूप में क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो इस तरह की जहां क्षेत्रफल कम होगा वहां पर पृष्ठ घनत्व ज्यादा होगा। एक तरीके से और बढ़ाया जा सकता है ये कि बराबर में एक अन्य चालक और रख दिया, इसके बराबर में एक चालक और रख दिया तो इसका पृष्ठ घनत्व बढ़ जाएगा। बराबर में जब भी चालक रख देते हैं तो उस पर ज्यादा आवेश कलेक्ट किया जा सकता है। बैटरी में क्या करते हैं, बहुत सारी प्लेटें लगा देते हैं, बराबर में और प्लेट और प्लेट और प्लेट, तो इस पर जो आवेश इकट्ठा हो रहा है वो बढ़ जाता है। तो समीप अगर कोई अन्य चालक रख दिया तो इस पर पृष्ठ घनत्व बढ़ जाएगा। बीच में कोई विद्युत रोधी पदार्थ भर दें, विद्युत रोधी पदार्थ भर दें, इंसुलेटर भर दें, बीच में अगर कोई इंसुलेटर भर दिया तो और ज्यादा बढ़ जाता है।
अभी कुछ हम धारिता से संबंधित कैपेसिटर बनाएंगे। कैपेसिटर में यही होता है कि बीच में इंसुलेटर भर दिया जाता है तो ये और ज्यादा बढ़ जाता है इंसुलेटर भर जाने से। तो मैक्सिमम कहाँ होगा, ये पृष्ठ घन, तो मैक्सिमम होगा नुकीले भाग पर। नुकीले भाग पर, कॉर्नर पर, गड्ढों पर या उभारों पर, यह ज्यादा होगा। तो हमें करंट कब ज्यादा लगती है, जैसे कोई तार हमारे से टच हो रहा है, कोई तार टच हो रहा है तो हमें करंट कहाँ ज्यादा लगेगी, करंट हमें जहां पर नुकीला होगा वहां ज्यादा लगेगी। कहीं पर पिन पॉइंट पर आप हाथ रख दीजिए, जैसे कि नुकीला भाग है, अगर यहाँ पर हाथ रखा हमारा तो यहाँ करंट ज्यादा लगने का चांस है। तो जहां पर जितना पॉइंट होगा वहां करंट ज्यादा लगेगा। तो ये हो गया पृष्ठ घनत्व। अब इसी में एक चीज और पूछा जाता है कि तड़ित चालक क्या होता है। तड़ित चालक, तड़ित चालक कह लीजिए इसको, या इसको लाइटिंग कंडक्टर कह लीजिए। लाइटनिंग कंडक्टर, इसका क्या मतलब है, हम अपने भवन को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए कोई नुकीली चीज लगा देते हैं, त्रिशूल लगा देते हैं, और उसका कनेक्शन हम जमीन से, ग्राउंड से कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, कोई भी आवेश इसके ऊपर जैसे आता है, कोई भी आवेश इसके पास जैसे आता है, वो आवेश इसमें होता हुआ ये जमीन में चला जाता है, ये आवेश जमीन में चला जाता है। तो भवन हमारा सुरक्षित रहता है। आता रहेगा जाता रहेगा, जमीन में आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि लगातार जितना आता रहता है उतना जाता रहता है। हमें मालूम है कि नुकीले पार्ट पर आवेश इकट्ठा हो जाता है, तो जो नुकीला भाग होगा वहां पर आवेश इकट्ठा हो जाएगा। जैसे इस आवेश के पास में कोई दूसरा आवेश और आएगा, तो चूंकि समान आवेश है, इस पर भी नेगेटिव है, इस पर भी नेगेटिव है, ये रिपल्सन करेगा, ये प्रतिकर्षण करेगा। तो प्रतिकर्षण के कारण ये दूर को चला जाएगा, प्रतिकर्षण के कारण ये दूर को चला जाएगा। अब जब यहाँ आवेश खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा तो कोई और आवेश आना चाहेगा, दूसरा रहा होगा, ये दूर को जा रहा होगा और बाकी पास को और आ रहा होगा। इस तरीके से यहाँ पर संवहन विसर्जन हो जाता है, यानी जो आवेश यहाँ इकट्ठा हुआ था वो विसर्जित होता जाएगा, वो लगातार यहाँ से विसर्जित होता रहेगा, नया आता रहेगा, विसर्जित होता रहेगा, यानी संवहन विसर्जन होता है। संवहन विसर्जन होने से इसके अंदर संवहनी धारा बन जाती है, और संवहनी धारा बन जाने से ऐसा लगता है जैसे यहाँ पवनें चल रही हैं, संवहनी पवनें चल रही हैं, इनको बोलते हैं विद्युत पवन, इसको विद्युत पवन बोलते हैं। यानी कुल मिलाकर के और नया आवेश नहीं आएगा। शुरू में जो हल्का हल्का आता है वो ग्राउंड में चला जाता है, और उसके बाद में जो लगातार आने वाला होता है वो नहीं आता है, क्योंकि विद्युत विसर्जन हो जाता है, संवहन विसर्जन हो जाता है। जितना आता है उतना ही प्रतिकर्षित हो जाता है, चला जाता है, विसर्जित हो जाता है। तो हमारा भवन सुरक्षित रहता है। आकाशीय बिजली से भवन की सुरक्षा हो जाती है। इस तरह से आकाशीय बिजली से भवन की सुरक्षा हो जाती है। एक प्रघाती तरंगें थी, पीछे हमने किया था जैसे सुपरसोनिक विमान गुजर रहा है,
तो उससे जो हलचल आएगी, जो विक्षोभ आएंगे, उनको प्रघाती तरंग कह रहे थे, वो भी इसी तरीके से इस पर आती है और भवन को सुरक्षित रखता है, तड़ित चालक। इसके बाद बात करते हैं समविभव पृष्ठ की। समविभव पृष्ठ का मतलब क्या है? अगर हम खोखला गोलीय चालक ले लें, खोखला गोलीय चालक, अब इसको हम आवेश दें, इसको हम आवेश दें, चाहे पॉजिटिव दें या नेगेटिव दें, कोई सा भी आवेश दें, तो ये आवेश इसकी बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है, इसकी बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है एक समान रूप से। तो ये आवेश बाहरी पृष्ठ पर एक समान फैल जाता है। कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं रहेगा, एक समान रूप से ये फैल जाता है बाहरी पृष्ठ पर। तो पूछता है आवेश कहां जाता है? खोखले गोले को जब आवेश देते हैं तो बाहरी पृष्ठ पर, तो भीतरी पृष्ठ पर आवेश कितना होता है? अगर भीतरी पृष्ठ पर कहेंगे तो 0 होता है। जितना भी आवेश होता है वो बाहरी पृष्ठ पर चले जाता है, लेकिन भीतरी पृष्ठ पर बात करेंगे तो आवेश 0 होता है। जब अंदर आवेश 0 है तो फिर अंदर विद्युत क्षेत्र भी 0 होगा। अगर भीतरी पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो भीतरी पृष्ठ पर आवेश 0 होगा तो विद्युत क्षेत्र भी 0 होगा भीतरी पृष्ठ। ऐसी स्थिति में चाहे बाहर कहें चाहे अंदर कहें, विभव बराबर होगा, विभव बराबर होगा भीतरी पृष्ठ पर, अंदर या बाहर, प्रत्येक जगह पर विभव समान होगा, विभव एक समान होगा। तो इसीलिए इसको समविभव पृष्ठ कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक जगह पर विभव समान होता है। तो ऐसा हमें कहाँ यूज होता है? आकाशीय बिजली जब गिर रही होती है तो बिजली गिरने पर हम अपने कार के शीशों को बंद कर लेते हैं। बिजली गिरने पर या बिजली का तार गिरने पर हम कार के शीशे बंद कर लेते हैं। कार के शीशे एकदम बंद करते ही कार हमारी समविभव पृष्ठ बन जाती है। जो भी आवेश आएगा इस पर बाहरी पृष्ठ पर रहेगा, बाहर आवेश रहेगा, अंदर नहीं होगा, अंदर शून्य होगा। और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होगी। कह सकते हैं कि अंदर अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं या अंदर कोई भी आवेश घूमेगा चलेगा तो उस पर कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होगी, उस पर कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र पूरी तरह से शून्य है। केवल बाहरी पृष्ठ पर ही आवेश इकट्ठा होता है, वो भी समान रूप से। इसको समविभव पृष्ठ कहा जाता है। तो कोई भी खोखला चालक समविभव पृष्ठ बन जाता है जब भी किसी को हम आवेशित करते हैं। एक बात करते हैं विद्युत धारा की। जो इतनी देर से करंट जो हम बात कर रहे थे, विद्युत धारा, इसका मतलब क्या है? विद्युत धारा या इसको कहेंगे करंट। करंट का मतलब होता है, इसको आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आई बराबर Q अपॉन टी। क्या मतलब हुआ? एक सेकंड में जितना आवेश गुजर जाएगा किसी एक जगह से, वो विद्युत धारा कहलाएगी। एकांक समय में किसी एक बिंदु से, एक पॉइंट से गुजरने वाला आवेश,
जो भी आवेश वहां से गुजरेगा वही धारा है। 1 सेकंड में कितना आवेश गुजरा, यानी कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे। सीधा सीधा ये कह सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर ही विद्युत धारा कहलाती है। आप ये कह लीजिए इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर। तो किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन किधर से किधर को चलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाह कैसे कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर को जाएंगे। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर को जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर को जाएगा इलेक्ट्रॉन हमेशा। तो जैसे ये है, ये नेगेटिव है और एक ये पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वाले को हम कहते हैं एनोड और नेगेटिव वाले को हम कैथोड कहते हैं, इसको कैथोड कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन ये जाएगा पॉजिटिव से उधर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन। सेल के बाहर, मान लिए ये सेल है, ये एक सेल है, सेल के बाहर कहेंगे तो सेल के बाहर जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। यहां पर कोई सेल है ये, लेकिन सेल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जाएगा सेल के अंदर एनोड से कैथोड की ओर। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर ही धारा कहलाती है। अब ये कहें कि धारा किधर से किधर को जाएगी, तो धारा उल्टी बहेगी। इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है तो धारा ये जाएगी। तो एक चीज इसमें याद कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर को जाते हैं, धारा अपने आप उल्टी कर देना। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर को जाते हैं, सर्किट के बाहर, सेल के बाहर। और सेल के अंदर या बैटरी के अंदर ये उल्टा हो जाता है, क्योंकि सर्किट तो पूरा करना ही करना है। जब इलेक्ट्रॉन इधर को जाएंगे तो इधर से इधर को भी आएंगे अंदर से, तभी सर्किट पूरा होगा। ये हम पहले ही जान चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है वो ठोस के अंदर करंट कैसे चलती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ठोस के अंदर करंट चलती है किसी भी ठोस में, और द्रव के अंदर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह करते हैं, द्रव के अंदर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन ही प्रवाह करते हैं, और मुक्त आयन भी होते हैं। द्रव के अंदर जो करंट बहती है वो दो कारण से होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन। किसी भी अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक में करंट किस कारण से बहती है, इसमें दो चीजें हैं, एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए और होल्स हो गए। तो क्लियर हो गया, ठोस में मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट दौड़ेगी, किसी द्रव के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन दोनों की वजह से दौड़ेगी, अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण दौड़ेगी। अब आप कहेंगे कि करंट को 20 किलोमीटर जाना है तो पहुंचने में टाइम क्यों नहीं लगता, पहुंचने में टाइम क्यों नहीं लगता, टाइम नहीं लगता क्यों, ऐसा क्या कारण? चाहे 60 किलोमीटर दूर क्यों ना हो तो भी करंट पहुंचने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता है, ये कोई चालक है, तार है, हमें मालूम है कि जब ये चालक है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से ही मौजूद होंगे, पूरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, और वो अपनी ही पोजीशन में मुक्त इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन वहीं पर साम स्थिति में कंपन कर रहे होंगे। जैसे ही इसको जोड़ा जाता है तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर को प्रवेश करते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन उधर से तुरंत निकल पड़ते हैं। जैसे भरा हुआ पाइप है, बिल्कुल टंकी का भरा हुआ पाइप है, आप इधर से टोटी खोली है, तुरंत ही इधर से पानी निकल पड़ता है, भरा हुआ पाइप है। तो अगर ये खाली होता तो पहले पाइप को भरने में वो पानी खर्च होता, उसके बाद निकलता। तो इसको पाइप को भरने में जरूरत नहीं है, पहले से भरा हुआ है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तुरंत पहुंच जाते हैं, और कितने
निकलते हैं कितने बाहर होते हैं, यानी इन कितने होंगे और आउट कितने होंगे। जितने इधर से इन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर से आउट होते हैं, उतने ही टाइम में। 1 एम्पियर की धारा जब पास होती है, 1 एम्पियर की धारा, तो ये कहा जाता है कि 6.25, ये फिक्स है, गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन यहां से आउट हो जाते हैं 1 एम्पियर की धारा में। 1 एम्पियर की धारा में इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं और इतने इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड से निकल जाते हैं, इसलिए कभी भी पहुंचने में कोई टाइम नहीं लगता है। धारा का मात्रक क्या होता है? मात्रक एम्पियर होता है, इसको एम्पियर में नापते हैं। एम्पियर नहीं बताया था इसलिए एम्पियर, 1 एम्पियर, इसलिए 1 एम्पियर बोला था, एम्पियर में नापते हैं। धारा 2 तरह की होती है, करंट 2 तरह की होती है, एक को हम डीसी बोलते हैं और एक को एसी बोलते हैं। तो दोनों करंट में क्या अंतर है डीसी और एसी में? ये डायरेक्ट करंट होती है, ये अल्टरनेटिव करंट होती है। जो हमारे घरों में आती है वो अल्टरनेटिव करंट आती है। किस तरह से चलती है ये धारा आगे के लिए? ये भी एक तरंग के रूप में चलती है, इस तरह से ये चलते हैं दोनों साइड को। और इसकी आवृत्ति कितनी होती है, हर्ट्ज कितने होते हैं? जो फ्रीक्वेंसी आती है हमारे घरों में वो 50 हर्ट्ज की आती है। कह सकते हैं कि 50 बार पॉजिटिव होती है, ये 50 बार नेगेटिव होती है 1 सेकेंड में। हमारे घरों में इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 50 हर्ट्ज की आती है, 50 बार पॉजिटिव होती है, 50 बार नेगेटिव होती है। यानी एक पूरे चक्र में, जैसे यहाँ से चली तो ये एक साइड गई, फिर दूसरे साइड गई, फिर ये यहाँ तक आ गई, यहाँ तक ये एक चक्र माना जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक पूरे चक्र में इसका जो औसत मान होता है वो 0 रहता है, क्योंकि एक साइड पॉजिटिव गई, दूसरी साइड नेगेटिव गई, कुल मिलाकर के इसका औसत मान 0 रहता है एसी का। एक चीज यहां पर और पूछी जाती है, एसी का शिखर मान। एसी का शिखर मान क्या होता है, यानी टॉप कितनी जाएगी? जो टॉप पर जो जाती है वो 311 वोल्ट जाती है, टॉप पर जो जाएगी वो 311 वोल्ट जाएगी। तो शिखर मान कितना होता है? -311 से +311 वोल्ट, ये होता है इसका शिखर मान। यही अगर हम डीसी की बात करें तो डीसी की स्थिति थोड़ी सी अलग होती है। डीसी में सिर्फ एक साइड चलती है, ये दूसरी साइड को नहीं जाती है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही चलती है, सिर्फ इतना सा अंतर है। ये कह सकते हैं कि यहाँ की जो आवृत्ति होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति 0 होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है क्योंकि दूसरी साइड गई नहीं, फ्रीक्वेंसी 0 होती है। इसका जो शिखर मान है शिखर मान, वो शिखर मान नॉर्मली 220 वोल्ट ही होता है। अगर 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट ही रहेगा, अगर ये 220 वोल्ट की डीसी है तो 220 ही रहेगा, लेकिन 220 वोल्ट की अगर एसी है तो इसका शिखर मान 220 नहीं रहता, इसका 311 प्लस और 311 माइनस हो जाता है। चूंकि इसका शिखर मान ज्यादा होता है इसलिए ज्यादा खतरनाक होती है, हमारे शरीर के लिए ज्यादा खतरनाक होती है। विज्ञान में साइंस के अनुसार जो हम लगाएंगे, पूछता है कि एसी ज्यादा खतरनाक है हमारे शरीर को या डीसी, तो हम एसी ही लगाएंगे क्योंकि इसका शिखर मान ज्यादा होता है। सामान्य रूप से जो होता है वो डीसी खतरनाक इसलिए मानते हैं क्योंकि चिपका ही लेती है, क्योंकि पॉजिटिव तो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं जाती है, यहाँ नेगेटिव की स्थिति में उसका छूटने का चांस हो जाता है।
एक बार ये फेंकती है, एक बार खींचती है। तो वैसे अगर खतरनाक में देखें कि जैसे शरीर पर जो इफेक्ट आएगा वो इसका ज्यादा इफेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ वोल्टेज ज्यादा है। तो एसी ज्यादा खतरनाक होती है, हम आंसर यही लगाते हैं। ये हो गया हमारा विद्युत धारा, करंट हो गया। अब हम घरों में वायरिंग किस तरह से करते हैं, घरों में वायरिंग किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। उससे पहले दो टर्म्स और जान लीजिए। एक तो विभवांतर, बार बार हम विभवांतर की बात करेंगे। विभवांतर वोल्टेज की बात जो कर रहे हैं बार बार, ये लगातार करते रहेंगे। इसका मतलब क्या है, वोल्टेज विभवांतर। विभवांतर का मतलब है कि पूरा का पूरा विद्युत क्षेत्र है और इस आवेश को आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलेगा तो है ही विद्युत क्षेत्र में। तो जो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसको ले जाने में कुछ काम करना पड़ेगा। तो यहां पर ये लिख सकते हैं, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। आपकी बैटरी की एनर्जी खर्च होगी, तो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है और इसका मात्रक वोल्ट होता है। तो विभव में अंतर, यहाँ का विभव कुछ और होगा, अगला विभव कुछ और होगा। यहाँ का विभव ज्यादा होगा, इसकी अपेक्षा यहाँ का विभव कम होगा। तो इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो काम करना पड़ेगा वो विभव अंतर कहलाएगा। दोनों जगह के विभव का अंतर। एक विद्युत वाहक बल और आएगा शब्द, तो इसमें और उसमें क्या अंतर है, विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसमें क्या है, सेल के अंदर, ये था सेल के बाहर। अगर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए, विद्युत के प्रवाह के लिए जो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, वो ऊर्जा क्या कहलाएगी, विद्युत वाहक बल कहलाएगी। यानी सेल से बाहर तारों में विभवांतर होगी वही चीज, और सेल के अंदर वही चीज विद्युत वाहक बल होगी। सिर्फ अंदर, केवल अंदर और बाहर का फर्क है। तो ये हो गया विद्युत वाहक बल। अब एक चीज घरेलू वायरिंग देख लीजिए, घर में किस तरह से वायरिंग की जाती है, और उसके बाद विद्युत उपकरण करेंगे, वो करेंगे कल। घरों में जो भी लाइन डाली जाती है वो तीन तरह की लाइन चलती है। तीन लाइन चलती हैं। तीन लाइन कौन कौन सी होती हैं, जो पहली लाइन होती है उसको लाइव तार कहते हैं, इसको विद्युत में तार कहते हैं, विद्युत में तार कह सकते हैं। यही हमारी मेन लाइन होती है, और इसका जो कलर रखा जाता है वो रेड रखा जाता है। जो मेन लाइन होती है उसको रेड कलर की रखा जाता है, एक तार मेन जो होता है रेड रखा जाता है और थोड़ा मोटा रखा जाता है। दूसरा जो तार होता है उसमें करंट वापस आ रही होती है, जो वापस तार को लेके आता है उसको न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल कह सकते हैं, इसको उदासीन कहते हैं। इसमें धारा वापस आती है, धारा वापस आती है। अब इसका रंग कैसा होगा, अलग अलग जगह अलग अलग होता है इसका रंग। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं एसी की, तो एसी में इसका रंग ब्लैक होता है, और अगर ये डीसी का तार है तो ये ब्लू होता है, और अगर स्पीकर में अगर ये लगा हुआ है तो स्पीकर में ये येलो होता है, न्यूट्रल तार।
तो हम वायर को अगर ISI मानक के अनुसार अगर हम देखें तो ISI मानक के अनुसार हम पता कर सकते हैं ये तार किस चीज का है। अगर हमें रेड हमें दिखाई दे रहा है तो हम मान लेते हैं कि ये लाइव तार है। अगर हमें ब्लैक दिखाई दे रहा है तो AC का न्यूट्रल तार है ब्लैक, और अगर ब्लू दिखाई दे रहा है तो ये DC का न्यूट्रल तार है, और अगर हमें स्पीकर येलो दिखाई दे रहा है तो हम स्पीकर की लाइन उसको मान के चलते हैं। जो लास्ट जो होता है इसका कनेक्शन ग्राउंड से किया जाता है, इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं ग्राउंड से किया जाता है, जमीन से किया जाता है, अर्थ, इसको अर्थिंग बोला जाता है। भू संपर्क कर दिया जाता है इस तार को। इसको ग्राउंड तार कह सकते हैं, इसको अर्थिंग का तार कह सकते हैं, इसको भू तार कह सकते हैं। ये केवल सुरक्षा के लिए होता है। कैसे सुरक्षा के लिए कैसे होगा? अचानक हमारा प्रेस में करंट आ गया, हमारे प्रेस में अचानक करंट आ गया, तो करंट कहां से आएगा? लाइव तार से करंट आएगा। करंट हमें कब किस कंडीशन में लगता है? करंट कि जैसे कोई उपकरण है, कोई भी उपकरण है, इससे करंट हमें कब लगेगा? ये हमारा हाथ है, तो करंट इससे आया, और जब ये करंट हमारी जमीन से टच होता है तो हमारी बॉडी में होकर के करंट दौड़ी। हमारी बॉडी में जैसे ही करंट दौड़ेगी वो लोहे के आयन की वजह से दौड़ेगी। जो हमारा ब्लड है, ब्लड का एकदम से कोएगुलेशन हो जाता है, एकदम से फट जाता है ब्लड, क्योंकि उसमें आयन है, लोहे के आयन है। विद्युत कण संचरण हो जाता है, विद्युत कण संचरण हो जाता है। आगे चल के केमिकल साइंस में पढ़ेंगे इसको, क्योंकि हमारा ब्लड एक कोलाइड होता है, कोलाइडी घोल होता है, और कोलाइडी घोल में जब भी करंट दौड़ाते हैं तो दौड़ जाती है, और उसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव जो कण होते हैं वो एक दूसरे अलग अलग हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होती है। यहाँ क्या करते हैं, इस प्रेस को ही ग्राउंड कर दिया जाता है पहले से ही। इस प्रेस के 3 पिन जो होती हैं, 3 पिन के द्वारा ग्राउंड कर दिया जाता है। अगर हमें करंट लग भी जाएगी तो इससे बेटर तो ये वाले करंट चला जाएगा जमीन में, तो हम सेफ रह जाएंगे। करंट को कैसे भी रास्ता चाहिए जाने के लिए ग्राउंड में। अब कहेंगे ग्राउंड इतना करंट क्यों ले लेती है, अर्थ इतना बड़ा करंट क्यों ले लेती है? इसलिए ले लेती है, एक फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे चल के, C बराबर Q/V, यानी इसको, ये भी एक गोलीय चालक है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा गोलीय चालक है। जैसे ही हम इसको आवेश देते हैं तो चूंकि इसका विभव 0 होता है, इसका विभव 0 होता है, तो जब 0 विभव होगा तो C का मान अनंत आएगा। C का मतलब है धारिता, यानी इस पर कितना भी आवेश धारित किया जा सकता है, कैपेसिटी इसकी अनंत आती है। तो हम Q कितना भी दे सकते हैं, इसको आवेश कितना भी दे सकते हैं, इसलिए पृथ्वी को हम कितना भी आवेश देते रहते हैं भू संपर्क द्वारा। सबसे विशाल चालक यही है, और वैसे भी इसमें से थोड़ा सा आवेश निकालने पर डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको चाहे हम कितना भी आवेश दें। एक 3 पिन का मतलब और जान लीजिए, 3 पिन होती है हमारे स्विच में। 3 पिन में एक जो ऊपर होती है वो मोटी होती है और लंबी होती है। मोटी पिन होती है, राइट साइड में एक पिन होती है, लेफ्ट साइड में पिन होती है। जो राइट साइड में पिन होती है वो होती है लाइव, ISI मानक के अनुसार। जो लेफ्ट साइड में पिन होती है वो न्यूट्रल होती है, अगर इससे अलग है तो वो वायरिंग उल्टी होती है, और जो ऊपर होती है वो ग्राउंड होती है। ये ग्राउंड से कहीं ना कहीं संपर्क हो रहा होगा। इसमें नमक और पानी डाल देंगे, नमक, कोला और पानी, तो ये अर्थिंग और अच्छी हो जाती है। तो अर्थिंग को बेटर रखना चाहिए, जितनी अच्छी अर्थिंग होगी उतना ही हम झटके से बच सकते हैं। जितने भी स्विच लगाए जाते हैं वो स्विच सब के सब लाइव तार में लगाए जाते हैं, क्योंकि लाइव तार की करंट रोकी जाती है।
ये तो वापस ला रही है करंट, जो पहुंच गई है किसी भी उपकरण में उस उपकरण से वापस ला रही है। जब यहीं से कट हो जाएगी तो उपकरण में पहुंचनी बंद। अगर हमने स्विच यहाँ लगाया तो पूरे उपकरण में लाइट जाती रहेगी। अगर उसको कहीं भी ग्राउंड मिली तो वो जलती बुझता रहेगा। जैसे ट्यूबलाइट हमारी कभी कभी जलती बुझती रहती है, इसका मतलब सीधा यही है कि जो वायरिंग है वो उल्टी हो गई है। हमारे लिए जो स्विच लगाना है वो स्विच लगाना है लाइव तार। यहीं स्विच लगेगा, यहीं पर फ्यूज लगेगा, फ्यूज भी यहीं लगेगा, और मीटर भी यहीं लगाया जाता है। आजकल तो मीटर दोनों तार में लगाए जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग इस तार से भी चला लेते हैं उपकरण को। ग्राउंड दे दिया और एक इसमें, तो वो चला लेते हैं, इसलिए दोनों तार से ये मीटर रीडिंग लेता है। अब सभी उपकरणों की बात कल करेंगे। उपकरण कौन कौन से हैं, किस तरह से काम आते हैं, उनमें से क्वेश्चन बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि सिलिकॉन का ही यूज ज्यादा क्यों किया जाता है, बाकी सेमीकंडक्टर का यूज क्यों नहीं किया जाता है? ये महंगे होते हैं। सिलिकॉन का ही ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो कई कारण। एक तो ये सबसे सस्ता पड़ता है। सिलिकॉन का मतलब मिट्टी है, एक तो सस्ता मिलता है और सब जगह उपलब्ध है और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इससे बनाना भी आसान है, सस्ता भी है, इसलिए सिलिकॉन का ही प्रयोग किया जाता है। करने को हम किसी को भी कर सकते हैं। अब जैसे सेलेनियम है, तो सेलेनियम के अगर हम सोलर सेल बनाएं तो उसकी दक्षता सबसे अच्छी होती है, लेकिन सेलेनियम बहुत कम मात्रा में मिलेगा, मुश्किल से मिलेगा, महंगा मिलेगा, बनाना मुश्किल है, तो इसलिए सेलेनियम यूज करते हैं। सिलिकॉन ही ज्यादातर प्रयोग किए जाते हैं, चाहे सोलर सेल हो या हम कहीं और कहीं यूज। ट्रांजिस्टर भी इसी के बनाए जाते हैं, ये सब कारण ही होता है। ठीक सर, एक सवाल सर और था मेरा। जैसे सर आपने बताया था कि हम टेम्परेचर बढ़ा के और उसका किसी भी चीज का रेजिस्टेंस कम कर हो जाता है ना, जैसे उसमें कंडक्टर में आपने बताया था। तो जो इंसुलेटर होंगे उनमें भी हम बढ़ा करके उनका रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं, ऐसे उसमें करंट फ्लो कर सकती है। प्रॉब्लम ये है कि इंसुलेटर जितने भी होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होते हैं, जीरो होते हैं। अगर हम उत्पन्न करेंगे भी तो उत्पन्न हो नहीं पाएंगे। कहेंगे कि अगर लकड़ी को गर्म करें तो फिर तो करंट बह जानी चाहिए, नहीं हाँ बहेगी। सर, यही क्वेश्चन था मेरा। प्रॉब्लम तो यही कि उत्पन्न ही नहीं होंगे। किसी भी इंसुलेटर में मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं होते हैं, नहीं तो इंसुलेटिंग के लिए हमने लगाया, वो किसी वजह से गर्म हो गया और उसमें करंट अगर दौड़ने लगी तो इंसुलेटर का फायदा क्या हुआ? हाँ नहीं तो यही सर है ना कि गर्म करने पर भी उसमें क्यों नहीं निकलता है, ऐसा कुछ रीजन होगा ना सर कि एक टेम्परेचर के बाद तो निकलने चाहिए। उसका भी रीजन है। जैसे ठोस को अगर हम गर्म करें तो उसके कण गर्म तो होते हैं, गर्म होते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ती है, दूर दूर जाते हैं। अगर एक निश्चित ताप से ऊपर गर्म करेंगे तो मेल्ट हो जाता है, उसकी अवस्था चेंज हो जाती है तुरंत। तो इसी तरीके से अगर हम इनको भी गर्म करेंगे तो एक लिमिट है इनकी। लेकिन लकड़ी, कांच, कांच भी पिघल जाता है, लकड़ी नहीं पिघलती। तो ये अलग अलग सबकी फेस हैं कि अगर उनकी अवस्था परिवर्तित होगी तो अवस्था परिवर्तित होगी तो जरूरी नहीं है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें पैदा हो ही जाए, और ये भी जरूरी नहीं है कि कोई भी द्रव अवस्था में तो उसमें आयन हो। हर द्रव आयनित नहीं होता है। जितने भी अकार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक वाले तो हो जाते हैं आयनों में, अकार्बनिक वाले, सॉरी, कार्बनिक वाले नहीं होते आसानी से आयनिक। तो ये सभी पदार्थों की अलग अलग अपनी अपनी स्थिति है, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। अब जब सिर्पिंग ऑक्साइड प्रयोग किया जाता है किसी मदरबोर्ड में तो सबसे बेस्ट है, तभी तो उसमें किसी भी तरीके से इंसुलेटिंग खत्म ही नहीं है। और कोई बोलिए।